Hello, everyone, and welcome back, all of you, to Learn with SK. So, first of all, congratulations to all of you कि आपके टर्म वन के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं. ऑलमोस्ट सभी के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं टर्म वन के. And soon we'll be commencing with our term 2. So that is very very important for us क्योंकि इस बार जो हमारा टर्म 2 है वो टर्म 1 से completely different होने वाला है. तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में पहले से ही रखनी पड़ेंगी. जैसे कि अब हम टर्म 2 के लिए अगर पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स टर्म 2 के हमारे मार्च और अप्रैल मंथ में होने वाले हैं. सो अभी हमारे पास इनफ टाइम है, लेकिन उस टाइम को अगर हमें जुडिशियसली यूटिलाइज करना है तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है हमारे टर्म 2 के लिए, यानी कि हम हमारे एग्जाम्स के लिए किस अप्रोच को फॉलो करके पढ़ने वाले हैं. सो हमारा जो टर्म 1 था वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच का था, विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, जिसमें हमने बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच को फॉलो किया था क्योंकि उसमें हमारे MCQs आने थे, राइट. लेकिन अब जो हमारा टर्म 2 होने वाला है दैट विल बी टोटली सब्जेक्टिव. तो इसमें हमें सब्जेक्टिव अप्रोच को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा. सो नाउ यू विल बी वंडरिंग कि मैम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोच डिफरेंट कैसे हो सकती है. सो डेफिनेटली हमारी ये जो अप्रोच होने वाली है फॉर आर टर्म 2 एग्जामिनेशंस वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है, जिसके लिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ जो आपको माइंड में रखने हैं पहले से ही, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग ऑफ आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज सिलेबस इज़ लाइक दैट रोड मैप जिसके बिना आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, राइट. अगर आप ये विश करते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप अच्छे मार्क्स से पास हों, तो ऐसे में इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद एनी सब्जेक्ट, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो पॉल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हमें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है. या फिर वो चाहे इंग्लिश हो, हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या उसमें से डिलीटेड है, यानी कि क्या क्या एडेड है और क्या क्या उसमें से माइनस हो गया है. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग ये जान लीजिएगा कि हमारे एडेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं और डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टाइम सेव करने में हमारी हेल्प करेगा. चलिए भाई, अब हमें फर्स्ट स्टेप तो हमें पता चल गया कि हमें सिलेबस पहले जानना है. सो दिस वाज वेरी बेसिक, दिस वाज नॉट समथिंग जो आपको ना पता हो. आई नो ये आपको पहले से ही पता था. बट अब हमें करना क्या है भाई. स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया है कि भाई चलो सिलेबस पता है. अब क्या करें मैम. अब आपको एक एक करके चैप्टर को पढ़ना शुरू करना है, ठीक है. तो सपोज इफ आई से कि अगर आपके टर्म 2 में हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में या पॉल साइंस किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 6 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, तो वो 6 चैप्टर्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे. या तो 3 में आप डिवाइड करेंगे चैप्टर कि भाई इतने टाइम पीरियड में मैं 3 चैप्टर्स कवर कर लूँगा और इतने टाइम बाद मैं बाकी के 3 चैप्टर्स करूँगा. लेकिन उनको फर्दर सब डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा. कैसे. सपोज अगर एक चैप्टर है तो उस एक चैप्टर को भी आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा. मैं हमेशा ये चीज़ आपको समझाती हूँ कि कभी भी आपको पूरा चैप्टर एक बार में नहीं पढ़ना है. चाहे आप में कितनी भी एनर्जी हो, चाहे आपको फील हो भी रहा हो कि यार आज मैं ये चैप्टर पूरा रीड कर लूँगा, बट आपको नहीं करना है, ठीक है. हमेशा आपको किसी भी चैप्टर के 2, 3 या 4 से ज़्यादा पेजेस एक सिटिंग में या एक बार में नहीं पढ़नी है, ठीक है. तो ये स्टार्टिंग आपको किससे करनी है. अपनी NCERT बुक को रीड करना है आपको डेली. अपनी NCERT बुक के, यानी कि एक सिटिंग की मैं बात कर रही हूँ, एक सिटिंग में आप 2 या 3 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ेंगे. भले ही आपकी आगे पढ़ने की कैपेसिटी हो, लेकिन वो आप नेक्स्ट सिटिंग में ही करेंगे. एक सिटिंग में आपको 2 या 3 से ज़्यादा पेजेस या फिर मैक्सिमम 4 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ने हैं. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमारा जो ब्रेन है वो ड्रेन होने लगता है और
उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली हम चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो चैप्टर्स हैं उनको 2 या 3 पेजेस के हिसाब से डिवाइड करो, या मैक्सिमम 4 पेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, उनको फोल्ड कर लो, या फिर इस टाइप के स्टिकी नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आज मुझे कितना पढ़ना है, इस सिटिंग में मुझे कितना पढ़ना है और नेक्स्ट सिटिंग में मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये तो तुम्हें भी पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन तुमको साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ये याद रखना है आपको। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमने टर्म 1 में भी किया था। जी बिल्कुल किया था, हमने टर्म 1 में भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टर्म 2 के लिए वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। साइड बाय साइड जैसे जैसे आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में जो आपकी साइड में ब्लैंक स्पेस होती है, सपोज यहाँ पे तो हमारा कंटेंट लिखा है और साइड में हमारी बहुत सारी रफ स्पेस होती है, ठीक है, तो वहीं पे आपको पॉइंटर्स बनाने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बीच में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, टर्म्स आती हैं, लोगों के नेम्स आते हैं, विच वी माइट फॉरगेट लेटर ऑन, तो उसी टाइम उसको वहाँ पे लिख लो, ताकि वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास एक पिक्चर की पूरी क्लैरिटी हो जाए, जिसको आप अलग से देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, आपको बार बार इन बिटवीन दी लाइंस रीड नहीं करना पड़ेगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं फाइनल स्टेप में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने टर्म 1 में बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रही है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी। ये नोट्स आपके लिए एक मिनी एनसीईआरटी या फिर मिनी गाइड का काम करेंगे। ये जो डिटेल्ड नोट्स हैं, आई वुड एडवाइस कि ये नोट्स भी आप किसी एक्स्ट्रा गाइड से ना बना के एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही फॉर्म करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने पर्सनली ये अपने 12th में अप्लाई किया था फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। तो पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, उसमें आपके ये जो डिटेल्ड नोट्स होते हैं ये एंड मोमेंट पे पढ़ने के बहुत काम आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब आप एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ रहे होते हो तो बुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और क्योटिक लग सकती है, क्योंकि हम पेजेस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये मैंने कौन से पेज पे पढ़ा था, ठीक है, एंड मोमेंट पे मिलता नहीं है कि हमने कौन से पेज पे ये चीज़ पढ़ी थी। तो ऐसे में ये जो डिटेल्ड नोट्स जो आप अपने रजिस्टर में बनाओगे, ये आपकी एक मिनी एनसीईआरटी का काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये 5 स्टेप्स तो हमारे हो गए। अब आते हैं हमारे 6 स्टेप पे। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हैं, बॉक्सेस हैं, स्पेशली हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, येलो कलर के बॉक्सेस जो हमारे साइड में गिवन होते हैं, येलो एंड पिंक व्हाटएवर, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है, उनको मार्क करना है। टाइमलाइन जो आपके हर चैप्टर के बाद गिवन होती है वो पढ़नी है, मार्क करनी है, और मैप्स, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, क्या सोच के कि यार ये तो एंड का काम है, ठीक है, और एंड में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम ये सब पढ़ सकें। तो पहले से ही इसको एटलीस्ट मार्क करके चलो, ठीक है, कि एंड में आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई आप एंड में मैप ढूंढ रहे हो, टाइमलाइन ढूंढ रहे हो, कीवर्ड ढूंढ रहे हो, बॉक्सेस में शफल हो रहे हो। ऐसा नहीं होने देना है हमें एक क्लियर पिक्चर अपने सामने रखनी है एंड मोमेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। आपने हमेशा मुझे ये कहते हुए सुना है कि फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। वो मैं आपको क्यों कहती हूँ, अब अगर सपोज कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज हिस्ट्री का अगर मैं टर्म 1 का एक टॉपिक लूँ, महाजनपदास, ठीक है, तो अब हमने महाजनपदास का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसमें अगर आप सारी महाजनपदास को पहले से ही इस फ्लो चार्ट की मैनर में लिख लोगे, तो एंड मोमेंट पे आपको ये क्योस नहीं होगा कि यार मैं भूल गया कहाँ थी महाजनपदास, याद नहीं आ रही।
फटाफट अपना रजिस्टर उठाओ और इस तरीके के जो पॉइंटर्स, ये जो फ्लो चार्ट आपने बनाया होगा, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ऐसे एंड मोमेंट पे रिविजन करने के लिए। क्लियर है इतना? अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारी छूट गई है क्योंकि हम एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अब हमें दोबारा से उस ट्रैक पे आना पड़ेगा। हमें एक तो अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी आंसर्स को लिखने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से आपका पेपर छूटने के चांसेस होते हैं। और ऐसे में ट्रस्ट मी, आई नो, बहुत दुख होता है जब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से आते हो लेकिन आपके क्वेश्चंस छूट जाएं। तो ऐसे में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब वो कैसे करनी है ना? ये भी एक क्वेश्चन है कि मैम आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करें। तो ऐसा मैं आपको तो नहीं कहूंगी कि भाई अब क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो, नो। जब आप ये जो डिटेल्ड नोट्स बनाओगे ना, यही आपके आंसर राइटिंग और आपके स्पीड, राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसीलिए दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये नोट्स बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी आंसर राइटिंग और स्पीड की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? चलिए, लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है? नो द आंसर राइटिंग टेक्निक। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि मैम ये आंसर राइटिंग टेक्निक क्या होती है? सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सी, आंसर्स हर कोई लिख के आएगा पेपर में, बट आपका आंसर, आप ऐसा क्या करो कि आपका आंसर औरों से अलग लगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए जिसके थ्रू आपका आंसर स्टैंड आउट करे, आपका आंसर सबसे यूनिक लगे। आपको आंसर राइटिंग की जो प्रॉपर बॉडी है वो आनी चाहिए। प्रॉपर बॉडी में क्या आता है? यानी कि प्रॉपर आपने आंसर की स्टार्टिंग करी हो, डेफिनेशंस लिखी हो, पॉइंट्स बनाए हो और कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को एंड किया हो। दैट इज द बॉडी ऑफ अ प्रॉपर आंसर। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मुझे आपको इस पर्टिकुलर सेशन में प्रोवाइड करवानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो वो मेरे को कॉमेंट करके बताओ। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दिस वॉज योर हिस्ट्री एजुकेटर स्वाम्या। बाय बाय, टेक केयर।